हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। मैं हूं हिमांशु प्रकाश और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। सेल के बारे में हम उसकी डिस्कवरी, उसके शेप, नंबर, साइज और उसके बाद सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सेल वॉल को पढ़ चुके थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि सेल की स्ट्रक्चर में जो हमारी सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहला ऑर्गन आता है, वो है सेल की वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग, यानी सेल के बाउंड्री क्या है उसको हम देख चुके थे। भाई हम सेल को घर मान के चल रहे थे, तो घर में सबसे पहले हम एक आउटर बाउंड्री बनवाते हैं, तो हमने सेल की एक बाउंड्री बनवा दी। ठीक है, चारों तरफ से हमने कहा ये सेल की बाउंड्री क्या है, ये सेल वॉल है, प्लांट में है तो सेल वॉल है, एनिमल में है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हमने कहा वो बनी किसकी थी, तो हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने बनाई थी, डेप्सन और सिंगर निकलसन ने बताया था कि हमारी ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। ठीक है, उन्होंने दो मॉडल दिए, एक था हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हमने और भी कई नामों से जाना था, जैसे सैंडविच मॉडल, डेप्सन डैनली मॉडल, जबकि फ्लूइड मोज़ेक हमारा का एक ही नाम से जाना जाता था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देने वाले थे हमारे सिंगर एंड निकोलसन। ठीक, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या हुआ भाई, हमने बाउंड्री बना ली, अब क्या होगा, घर का एक हेड होगा जो डिसाइड करेगा कि कहाँ क्या बनना है, कहाँ क्या सेटल होना है घर में। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज रखी जानी है, कहाँ पर क्या चीज बननी है, कहाँ पर ड्राइंग रूम, कहाँ पर लिविंग रूम, कहाँ पर हॉल, कहाँ पर किचन, कहाँ घर में कैसे कैसे चीजें सेटल होंगी, कैसे कैसे रहेंगी, इसको बताने के लिए क्या होगा, एक मेन हेड होगा और सेल में वो हेड होगा न्यूक्लियस। ठीक है, सेल में वो हेड कौन होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस वो ऑर्गन है जो डिसाइड करता है कि क्या एक्टिविटी सेल में होनी चाहिए, क्या एक्टिविटी सेल में नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो ये डिसाइड करती है कि सेल में क्या एंटर होना चाहिए और सेल से क्या एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। भाई न्यूक्लियस क्या है, एनिमल सेल में ये लगभग मिड में मिलता है। ठीक है, एनिमल सेल में ये लगभग मिड में मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में ये मिड में नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में एक और ऑर्गन होता है जो प्लांट में प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस हमारा प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड में मिलता है। ठीक है, लेकिन सेल है तो न्यूक्लियस जरूर होगा। ठीक है, मेन ऑर्गन है न्यूक्लियस। चलिए आगे इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मैं न्यूक्लियस की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, न्यूक्लियस के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास भी बाउंड्री होगी। जब ये हेड है, इसके पास ब्रेन है, तो क्या होगा, इसकी भी प्रोटेक्शन जरूरी है, यानी कि ये भी रेगुलेट करेगा कि क्या चीज, क्या इंफॉर्मेशन इससे बाहर जानी है और क्या इंफॉर्मेशन इसके पास आनी है। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर पर कोई मेहमान आया, ठीक है, कोई मेहमान आया, अब किवाड़ खोलने के लिए या डोर खोलने के लिए एक छोटा सा बच्चा गया 8 या 10 साल का, जो नहीं जानता उस मेहमान को। तो अब मेहमान आया, मेहमान बोला कि गेट खोला, उसने बोला बेटा पापा से मिलना है। अब बच्चा उस मेहमान को नहीं जानता, अब वो क्या करे, वो क्या करेगा, सीधे उसको पापा के पास ले जाएगा, क्या होगा, या फिर मेहमान आया, उसने गेट को तोड़ा और तोड़ के सीधे चला गया पापा के पास, नहीं, क्या होगा, वहां गेट लगा है, उससे पूछा जाएगा कि आप कौन, तो बच्चा भाग के जाएगा कि पापा फलाने आए हैं, फिर पापा कहेंगे हाँ बेटा भेजो या मत भेजो। अब उसको कौन बता रहा है, न्यूक्लियस बता रहा है कि जाना है, अंदर आना है या नहीं आना है। लेकिन अब हम किसी मटेरियल को जानते हैं, मतलब किसी को जानते हैं, जैसे बच्चे के चाचा आए, बच्चा उनको जानता है, ठीक है, कि ये मेरे चाचा है, उन्होंने गेट नॉक किया, नॉक नॉक, बच्चे ने गेट खोला, बोले चाचा। अब वो चाचा नहीं कहेंगे बेटा पापा से मिलना है, पापा से मिलवा दीजिए, और ना बच्चा कहेगा, बच्चा कहेगा हाँ चाचा पापा हैं चलिए, वो पहुंचा देगा। ठीक है, यानी क्या होगा, हमारे न्यूक्लियस में एक बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री पर कुछ रेगुलेटर्स बैठे होंगे। ठीक है, क्या होगा, बाउंड्री पर कुछ ऐसी चीजें बैठी होंगी जो रेगुलेट करेंगी उसको, यानी जानती होंगी तो अलाउ कर देंगी, नहीं जानती होंगी तो डीएनए से या वहां के मटेरियल से पूछ कर आएंगी जिससे उसको मिलना है। ठीक है, तो बाउंड्री हो गई हमारी, इसके बाद ठीक है एक बाउंड्री होगी
और बाउंड्री में गेट भी होंगे। हमने कहा था ना कि बच्चा क्या करेगा, गेट ही तो खोलेगा, बिना गेट के एंट्री नहीं होगी। बाउंड्री में गेट होंगे, यानी घर में छोटी छोटी खिड़कियां होंगी, ठीक है। इस बाउंड्री को हम बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोल दिया इसको, मैंने बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जहां पापा जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की दीवारों को मैंने बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बच्चा जिन गेट पे गया उस गेट को बोल दिया न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये गेट छोटे हैं, इन गेट से हर कोई चीज एंट्री नहीं करेगी, इनसे वही चीज एंट्री करेगी जो इससे छोटी होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल घुस जाएगा, तुमने कहा चलो भाई न्यूक्लियस में पेन भेज देते हैं, ठीक है, तो नहीं जाएगा न्यूक्लियस में पेन। क्यों? क्योंकि इसके पोर बहुत छोटे हैं, तो इन पोर को हमने बोल दिया न्यूक्लियर पोर, और बाउंड्री को बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो सारी अरेंजमेंट है ये है किस लिए, ये है सिर्फ बाहर के मटेरियल को रोकने के लिए और अंदर के मटेरियल को बाहर भेजने के लिए, ठीक है। जैसे पापा को कोरियर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से बैठे बैठे देंगे, बेटा ये जाके कुरियर वाले को दिया, बेटा जाएगा और कुरियर वाले को दे आएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर है, इन पर रिसीव करने के जो बेटा है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या कहेंगे, वो रिसेप्टर्स हैं। लेकिन अब डिसाइड कौन कर रहा है, पापा, मतलब घर का हेड। वो हेड कौन है, वो हेड है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। उस हेड को हमने बोला क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोला, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल देखो मैंने दो कलर से बनाया, यानी दो तरीके का होगा क्रोमैटिन मटेरियल। मटेरियल है, क्रोमैटिन है, मतलब इसमें इसको क्रोमैटिड फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल्स, क्रोमैटिड फाइबर्स, ठीक है। अब ये क्रोमैटिड फाइबर्स दो तरीके के होंगे, एक होंगे हेट्रोक्रोमैटिन्स, एक होंगे यूक्रोमैटिन्स, ठीक है। क्या होंगे, हेट्रोक्रोमैटिन्स और यूक्रोमैटिन्स। अब हेट्रो का मतलब जो मोटे हो, ठीक है, जो हमको साफ दिखे, मोटे धागे। जैसे मान लो हमारे पास दो तरीके का फाइबर है, एक ऊन का वूल है, दूसरा फाइबर है, ठीक है। पेचक में धागा लगाते हैं, कपड़े सिलते हैं, बटन वगैरह, तो वो धागा है, एक हमारे पास वूल है, तो मोटा कौन होगा। अगर हमने वूल और फाइबर को साथ में रखा, कौन दिखेगा ज्यादा, वूल, यानी वो हेट्रोक्रोमैटिन है। और जो पतला वाला धागा है वो क्या है, वो यूक्रोमैटिन है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हमको मोटे दिखते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और वो हो गए हेट्रोक्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन फाइबर्स लाइट कलर के होते हैं वो हो गए हमारे यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो दो तरीकों के क्रोमैटिन फाइबर्स मिलेंगे। अब ये क्रोमैटिन फाइबर्स मिल क्यों रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, देखिए हमने पीछे पढ़ा था सेल थ्योरी, ध्यान है, सेल थ्योरी पढ़ी थी कि सेल थ्योरी को किसने दिया था, हमारे एक साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी देने वाले, उन्होंने सेल थ्योरी दी। उनकी सेल थ्योरी में एक चीज नहीं बताई गई कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है, ध्यान है। उन्होंने कहा था एक साइंटिस्ट ने कि सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल्स बनते हैं, जिसको किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। क्या नाम था उनका, रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं, मतलब पुरानी सेल से। अब बनाने के लिए जब सेल बनानी है, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, कैसी सेल बनानी है वैसी ही सेल बननी है। नाक वाली नोज वाली सेल में नोज वाली ही सेल बननी है, ईयर वाली सेल में सारी सेल एक जैसी ईयर वाली हैं। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, छोटे बच्चे के कान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उसकी नोज बड़ी हो रही है, उसकी बॉडी बड़ी हो रही है, तो आइज बड़ी हो रही है, हेयर बड़े हो रहे हैं, हेयर ही बनना है, हेयर में कुछ और नहीं बनना, बॉडी में स्किन ही बन रही है, स्किन टूट जाएगी तो ऐसा क्यों, चोट लग गई वापस से स्किन बन गई, वाई, क्यों, वही बनाने वाला हमारा मटेरियल है क्रोमैटिन मटेरियल्स, क्रोमैटिन फाइबर, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है, मतलब पुरानी सेल से नई सेलों में ले जाता है। या पेरेंट का मतलब पुरानी सेल, ऑफ स्प्रिंग का मतलब है नई सेल, ठीक है। भाई पुरानी कोई सेल थी, उससे एक दूसरी नई सेल बन गई मान लो, ठीक है। तो इसके पास जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो इसमें भी गया और इसमें भी गया, एक से मान लो दो सेल बनी, ठीक है। तो दोनों में क्रोमैटिन मटेरियल गया, कौन गया, क्रोमैटिन मटेरियल्स। भाई बाकी सब चीज तो ये सब प्रोटीन की लिपिड की बनी हुई है, ठीक है, सब किस चीज की है, ये तो प्रोटीन की बनी हुई है। हमारे पास मेन कंपोनेंट क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल,
क्रोमेटिन फाइबर्स। दो फॉर्म में, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क वाला, यूक्रोमेटिन लाइट वाला। ठीक है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स ही ट्रांसफर होगा, यानी ये हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, अब हमारे पास एक और नई बात आ गई कि न्यूक्लियस में हमारी दो चीज हमने देख ली। क्या चीज? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर और क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, ये तीन चीज हो गई। क्रोमेटिन फाइबर दो तरीकों का, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक, अब इसके पास क्या और कुछ भी होगा? ये हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन बना कौन रहा है? ये कौन बनाएगा? ये कहां से बन के आ रहे हैं? कहां से बन के आ रहे हैं? यानी इसके अंदर भी एक कौन है भाई? कौन? हेड के पास क्या है? दिमाग है ना, माइंड हेड के पास। ऐसे इसके पास क्या है? एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। भाई हेड काम कैसे करेगा? वो भी तो अपना दिमाग चलाएगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो हेड का जो दिमाग है वो है न्यूक्लियोलस। ये तो पूरा सेल का दिमाग हो गया। ठीक है, ये तो पूरी मेरी बॉडी हो गई, लेकिन मेरी बॉडी को भी कौन चला रहा है? मेरा माइंड। ठीक है, इसी तरह पूरी सेल को कौन चला रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को कौन चला रहा है? न्यूक्लियोलस। यानी मेन जो कंपोनेंट है वो बनाने का काम कर रहा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी क्रोमेटिन फाइबर्स को बनाने का काम कर रहा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहां से अब बात आ गई हमारी, हम स्ट्रक्चर समझ गए कि हमारी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या मिल गया हमको? इतनी सारी चीजें मिल गई। ठीक है, ये लगभग 4 चीजें मिल गई। ठीक, आगे देखते हैं हम। जो हमारा न्यूक्लियस की 4 चीज में हमको मेनली इसमें पढ़ना है क्या? क्रोमेटिन फाइबर्स, क्योंकि वही वो चीज है जो चीजों को ट्रांसफर कर रही है। भाई ब्रेन सो हेरिडिटी मटेरियल तो वही है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स। तो हमको पढ़ना है क्रोमेटिन फाइबर्स को। हमने कहा क्रोमेटिन फाइबर मतलब धागे। ठीक है, चूंकि ये धागे हैं तो ये धागे कैसे होंगे? 2 तरीके के धागे थे, एक लाइट बैंड और एक डार्क वाले। ठीक है, एक लाइट वाले थे, एक डार्क वाले थे। जब सेल हमने कहा डिवाइड करती है, मतलब जब सेल नई बनती है, तब इन क्रोमेटिन फाइबर्स में ही चेंजेस आते हैं। कैसे? भाई ये क्रोमेटिन फाइबर्स ओपन हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या करा? अपने जो आर्म थी उनको ओपन कर लिया और ये 2 आर्म वाले दिखने लगे इस तरह से। ठीक है, यानी ये जब हमने माइक्रोस्कोप से इनको बड़ा करके देखा तब इनका हमको कुछ और ही तरीका दिखा। पहले ये धागे दिख रहे थे ऐसे, इनको बड़ा करके देखा, फिर ये क्या हुआ? फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखी, फूल की तरह, फ्लावर की तरह। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोला इसको हमने? क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स जितने भी थे वो सारे बन के अरेंज हो गए। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। और एक ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, यानी 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम इन क्रोमेटिन फाइबर्स इस फॉर्म में अरेंज जाते हैं, 23 के रूप में अरेंज जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक, अब क्रोमोसोम्स को हमने देखा, हमने इनको और बड़ा करके देखते हैं, इनको और खोलते हैं। जब इनको हमने देखा तो इनके अंदर हमको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, इसके अंदर हमको कुछ इस तरह के धागे देखे, डबल हेलिक्स धागे देखे घूमते हुए। ये डबल हेलिकल धागे क्या थे? ये थे हमारे डीएनए। क्या था ये था डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है, एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब जो हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन जाने की, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स के ट्रांसफर होने की, वो यही ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन। यानी हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स बना है किसका? क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? डीएनए के। अब एक नई बात भाई, अब ये यूनिट नहीं हुई है, अब डीएनए भी किसी चीज का बना हुआ है। वो किसका बना है? जीन का। ठीक है, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट। यानी डीएनए पर भी क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स कहलाते हैं जीन। ठीक है, क्या कहलाएंगे? जीन, जो जा सकते हैं। यानी जीन क्या है? बाइक पर बैठने वाला एक इंसान,
ठीक है, जैसे अब कहीं पर हमको जाना हो तो हम खाली बाइक को नहीं भेज देंगे, हमको जाना है ना, तो बाइक तो यूज करेंगे। ठीक है, तो जीन डीएनए का यूज करता है, तो डीएनए तो बाइक है, और जीन क्या है, बाइक पर बैठने वाला इंसान, जाने वाला इंसान। ठीक है, तो जीन हो गया, जीन से मिलके बना डीएनए, डीएनए से मिलके बना क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के मिलके बनाए क्रोमैटिन फाइबर्स, दो तरीके के, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ठीक है, इतनी कहानी हमें समझ आ गई। ठीक, इसके बाद है हमारा सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हम पीछे बात कर रहे थे कि हमारी सेल है वो 1 से 2 बनती है। ठीक है, सेल क्या होगी, 1 से 2 बनती है, क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। चलिए थोड़ा सा अब इसको समझते हैं, यानी कि सेल के बनने को समझते हैं, जिसको हम नाम देते हैं टर्म सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोला हमने, टर्म को सेलुलर रिप्रोडक्शन बोला, मतलब सेल का रिप्रोडक्शन। सेल में रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, पुरानी से नई चीज बनना, या पुराने के ही जैसा नया लिविंग बनना, इसका मतलब रिप्रोडक्शन। और सेलुलर मतलब सेल, पुराने सेल से नई सेल का बन जाना, सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, पुराने सेल से नई सेल का बन जाना, सेलुलर रिप्रोडक्शन। और सेलुलर रिप्रोडक्शन के मेनली 2 तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है, तरीके हैं। हमने जैसे देखा था कि सेल बॉल बनी, लेकिन बनने के 2 मॉडल आए, एक कौन सा आया, सैंडविच पुराना, दूसरा आया फ्लूइड मोज़ेक नया वाला। ऐसे ही जब सेल डिवाइड होती है तो 2 तरीके से होती है। क्यों होती है 2 तरीके से, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरीके की ही सेल मिलती है, इसीलिए 2 तरीके हैं। ठीक है, बॉडी में 2 तरीके की सेल मिलती हैं। कौन सी, एक मिलती है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और दूसरी मिलती है जर्म सेल। ध्यान आया, कुछ नाम, कुछ ध्यान आया, जर्म सेल, ओवम, स्पर्म, पीछे हमने बात की थी। ठीक है, जब सेल की हम शेप पढ़ रहे थे तो मैं देखा था ओवम गोल गोल सी होती है, स्पर्म एक धागे की तरह होती है, पढ़ा था इस तरह का, देखी थी स्पर्म, ओवम इस तरीके की थी। ठीक, ध्यान आया, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये जर्म सेल है कुछ, ओवम स्पर्म, और कुछ वेजिटेटिव सेल हैं, नॉर्मल सेल हैं जो पूरी बॉडी में मिलती है, जैसे हमारे हैंड, नोज, ईयर्स, ये सारी जो बॉडी की सेल हैं ये वेजिटेटिव सेल हैं। ये जब भी हमको चोट लगेगी तो हमेशा वैसे ही सेल बनेंगी, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर नाक बन जाए। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव सेल। ठीक है, नाक कभी यहाँ से नाक को थोड़ा सा काटो, सोचो कि कान बन जाएगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल एज सेम बनती है जैसा उसका पेरेंट होता है, जैसी पुरानी सेल होती है बिल्कुल सेम टू सेम वैसी बनती है, जबकि जर्म सेल कुछ अलग बनती है उससे। ठीक है, जैसी पुरानी सेल होती है, जैसे जर्म सेल की जो पेरेंट सेल होगी वो तो ऐसी होगी गोल, लेकिन जब नई सेल बनेगी तो एक बार वो ओवम बनेगी और दूसरी बार वो स्पर्म बनेगी, यानी मेल में स्पर्म बनेगी और फीमेल में ओवम बनेगी। अब जर्म सेल कैसी थी, अलग, और बनी कैसी उससे अलग, पेरेंट सेल डिफरेंट थी, नई सेल डिफरेंट बनी। ठीक है, ये जर्म सेल के बनने का तरीका है। जबकि वेजिटेटिव सेल, अगर कोई मसल सेल ऐसी है तो सारी मसल सेल उससे कैसी बनेंगी, ऐसी ही बनेंगी। क्यों, क्योंकि वो वेजिटेटिव सेल है। ठीक, चलिए, अब वेजिटेटिव सेल से जो नई सेल बनती है वो हमेशा सेम ही क्यों बनती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या कहा भाई, डिवाइड होने के, रिप्रोडक्शन के, यहाँ पर सेलुलर रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं। एक है माइटोसिस, एक को क्या बोलेंगे हम, माइटोसिस, मेरी तरह सिस, दूसरे के बोलेंगे मियोसिस। ठीक है, दूसरे क्या बोला, मियोसिस, मेरी तरह नहीं है सिस। ठीक है, देखा है भाई बहनों की शक्लें मिलती हैं, अगर बिल्कुल जुड़वा है, एक जैसे बिल्कुल एकदम, ठीक है, सेम टू सेम, उसको बोला माइटोसिस। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, शक्ल चेंज हो गई, उसको बोला मियोसिस। ठीक है, मतलब अगर एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है देन इट इज माइटोसिस। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है,
अगर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेलुलर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड माइटोसिस, या दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस। ठीक है, इसको हम सेलुलर रिप्रोडक्शन को सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम है सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड हुआ, जब एक सेल 2 में डिवाइड हुआ उसको बोला माइटोसिस, और जब एक सेल 4 में डिवाइड हुआ उसको बोला मियोसिस। ठीक है, यहां पर इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतनी सी बात है। जब एक सेल 2 बने तब माइटोसिस, और एक सेल से 4 बने तब मियोसिस। ठीक है, अब इन 2-4 बनने में एक छोटी सी वो है दिक्कत, या दोनों के बनने में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब एक सेल से 2 सेल बनेगी तब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स था, ठीक है, यानी क्रोमेटिन फाइबर से बना क्रोमोसोम, तो जो क्रोमोसोम्स था, अगर इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, यानी क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहेगा, इसलिए सेल सेम बनती है। लेकिन जब मियोसिस वाला काम होगा तो अगर पेरेंट सेल के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा, और इसके पास भी 1 ही होगा, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर आधे रह जाएंगे। कैसे भाई, देखो यहां पर क्या था, एक सेल थी, क्रोमोसोम ने क्या करा, खुद को डबल किया, फिर 2-2 बट गई, यहां चला गया 2 यहां चला गया, यहां पर क्या हुआ, डबल हुए, लेकिन सेल तो 4 बननी है, तो 1 यहां गया, 1 यहां गया, 1 यहां गया, और 1 यहां गया, यानी 4 भी 2-2 में डिवाइड हो गए। एक सेल से 4 सेल बन गई, क्रोमोसोम्स नंबर आधे रह गए। जब क्रोमोसोम्स आधे रह गए, इंफॉर्मेशन आधी रह गई। भाई पूरी सेल थी, पूरी इंफॉर्मेशन ले जा रही थी, क्रोमोसोम्स आधे हो गए, आधे इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं, और क्या होगा, चेंजेस आ गए, सेल डिवीजन हो गया हमारा। ठीक है, 2 टाइप का सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस in the process is a type of cell division in which a cell divided into 2 cell, while meiosis is a division in which a cell divided into 4. ठीक है, and the number of chromosomes is always half in the process of meiosis in the daughter cell. ठीक है, डॉटर सेल में जो नए क्रोमोसोम्स बनते हैं उनका नंबर हमेशा आधा रह जाता है, जबकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते। ठीक है, यानी कि वो जो सेल है माइटोसिस में वो एज क्लोन बनती है, बिल्कुल क्लोन, सुने क्लोन मतलब सेम बिल्कुल, तो क्लोन बनती है, जबकि मियोसिस में सेल के क्लोन नहीं बनते, सेल नई टाइप की बनती है, और उसी सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है, ये चारों जर्म सेल है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट बनती है मेल में। ठीक है, फीमेल में कम बनती है, लेकिन वेजिटेटिव सेल हमेशा सेम बनेगी, क्लोन बनेगी, बिल्कुल वैसी बनेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए देखो हमेशा अमीबा से अमीबा बनता है, क्यों, वहां पर माइटोसिस होती है, इसीलिए अमीबा सेम। ठीक है, ठीक, इतनी कहानी हम समझ गए। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, तीसरा और लास्ट ऑर्गन हमारे न्यूक्लियस सेल का साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म किन चीजों से बना होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।